नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल पे। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, संरचना जिसे कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। और भू आकृति विज्ञान जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजियोग्राफी। क्या बोलते हैं, फिजियोग्राफी। तो देखो, जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, इसका मतलब क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी अंदर से कैसी है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, क्रस्ट, मैंटल, कोर के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित या रूपांतरित शैल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। जो भू आकृति विज्ञान होता है, जिसे कि हम इंग्लिश में फिजियोग्राफी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाली जो भी अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती, जैसे कि आप देखते हैं पर्वत, पठार, मैदान, ये सब देखते हो ना आप, तो ये सब क्या होती है, ये भू आकृतियां होती हैं। और ये जो संरचना होती है, संरचना क्या होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग। और इन्हीं आंतरिक भागों के कारण क्या होता है, जो अंदर से पृथ्वी की संरचना होती है उसी का परिणाम होता है हमारी भू आकृतियाँ, जो हमें पृथ्वी के स्थल पर दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे और अच्छे से। आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है। आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। चट्टानी व मिट्टी आपस में संबंधित हैं, क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही हैं। चलिए पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप अलग अलग प्लेसेस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिट्टी में परिवर्तन दिखता है। कहीं की मिट्टी आपको लाल दिखती है, कहीं पे आपको बिल्कुल ड्राई मिट्टी दिखती है, कहीं पे आपको थोड़ा सा रेड रेड दिखती है, कहीं पे ब्लैक दिखती है कि ना। और जैसे कि आप देखते हैं, मिट्टियाँ हमारी अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। अगर आप माउंटेन एरिया में जाओगे तो वहाँ पे माउंटेन सॉइल देखने को मिलती है। प्लेन एरिया में जाते हैं वहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है। डेजर्ट में जाओगे, डेजर्ट सॉइल दिखेगी आपको, पूरा रेगिस्तान वाला। ठीक है, उसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वो अलग तरीके से होता है। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा मिडल में आते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। और नीचे थोड़ा साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेड सॉइल देखने को मिलती है। कहीं कहीं पे लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है, चिकनी मिट्टी, मतलब अलग अलग प्रकार की आपको मिट्टियाँ देखने को मिलती है। और उनके गुणधर्म भी अलग होते हैं। वो क्यों होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें हमें क्यों देखने को मिलती है, ये मिट्टी में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है, ये डिपेंड करता है वहाँ पे पाए जाने वाली चट्टानों पर। क्यों, क्योंकि जो चट्टानें होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, यही क्या होती हैं, एक बहुत लंबे समय के बाद क्या होते हैं, यही टूट फूट कर क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर के मिट्टी का निर्माण करती है। इसी प्रकार से जो चट्टानें जहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे जिस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पे उस तरह के गुणधर्म आपको देखने को मिलते हैं मिट्टी पे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जो चट्टानें हैं और मिट्टी हैं आपस में संबंधित हैं, क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही हैं। ठीक है, और पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, अब आप इसको जान लेते हैं कि भाई ये अंतर्जात बहिर्जात क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला है कि पृथ्वी की आयु लगभग क्या है, 460 करोड़ वर्ष है। और इतने लंबे में समय में क्या हुआ है कि इन फोर्सेस के थ्रू क्या हुआ है, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये अंतर्जात बहिर्जात बल होते क्या हैं। पहले हम बात करते हैं अंतर्जात बल की। इस अंतर्जात बल को हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनका निर्माण कैसे होता है, इस बल का, इस फोर्स का निर्माण कैसे होता है, कि आपको पता है कि देखो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, बहुत गर्मी होती है। ठीक है, तो इन्हीं पृथ्वी के भीतर जो गर्मी होती है ना, तो उसी से उत्पन्न जो स्थल रूपों का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अंदर जो एनर्जी निकलती है वो इतनी गर्मी होती है ना, तो उसी से क्या होता है, इस फोर्स का निर्माण होता है।
तनाव होता है, जो हमने देखा होगा ना, आपने देखा होगा कि तनाव होना, संपीड़न होता है, और जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि या तो जो चट्टानें होती हैं एक दूसरे के तरफ आती हैं, बढ़ती हैं, दबाव प्रेशर क्रिएट करती हैं, या फिर क्या होता है ऐसे टेंशनल फोर्स होता है जिसमें एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाती हैं, कभी कभी वर्टिकली, कभी कभी हॉरिजॉन्टली, ऐसे अलग अलग तरह के फोर्स यहाँ पे लगते हैं। तो जो भी फोर्स जो पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं, अंदर आते हैं, उनको बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, इन्हीं फोर्स के कारण क्या होता है कि आपने देखा होगा, इन्हीं फोर्स के कारण क्या होता है हमारा, जैसे कि हमारा अर्थक्वेक आता है, भूकंप आते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा ज्वालामुखी उद्गार होता है, जैसे कि वोल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। साथ ही जैसे कि हमारा जो पर्वत का निर्माण आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत आपको देखने को मिलता है। तो ये सब किसका परिणाम है, एंडोजेनेटिक फोर्स का। जो हमारे भ्रंश होते हैं, वलन पड़ता है, फोल्ड एंड फॉल्स जो ये होते हैं, तो ये सब किसका परिणाम होता है, ये सब किसके कारण उत्पन्न होते हैं, ये हमारे एंडोजेनेटिक यानी कि अंतर्जात बल के कारण होते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि बहिर्जात बल क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं बहिर्जात बल की। तो बहिर्जात जो बल होते हैं इनको हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं। तो ये स्पेशली कैसे बनते हैं, जैसे कि सूर्य की ऊर्जा जो होती है, जो एनर्जी होती है सूर्य की, और जो वायुमंडल में जो अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ होती हैं ना, तो और जैसे आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण, तो इससे क्या होता है कि इस एक्सोजेनिक फोर्स का निर्माण होता है। अब इनका काम क्या होता है, देखो हम कह सकते हैं एक्सोजेनेटिक, मैंने क्या आपको बताया कि वायुमंडलीय स्थितियाँ जैसे कि होता है, जैसे बहुत बारिश होना, खूब तेज हवा चलना, टेम्परेचर खूब तेज चलता है, जैसे बर्फ़ होती है और बहुत तेज हवा चलना, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स या आप एजेंट कह सकते हैं, ये सब इसके एजेंट होते हैं एक्सोजेनिक फोर्स के। ये क्या करते हैं कि जो भी हमारे इन अंतर्जात बलों के द्वारा जो भी हमारे धरातल पर स्थल रूप बनते हैं, जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं ना, तो ये एक्सोजेनिक फोर्स के जो एजेंट्स होते हैं ना, एक्सोजेनिक फोर्स के एजेंट्स क्या बताया मैंने, जैसे कि आपको वाटर हो गया, एयर हो गया, रेन के रूप में जैसे होना, आइस हो गई, है ना, एसेट्रा, ऐसे बहुत से अलग अलग एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन स्थल रूपों को, इन लैंडफॉर्म्स को घिसते रहते हैं, लगातार उस पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। ठीक है, उसको समरूप करते हैं, समांतर करते हैं, मतलब अलग अलग घिस कर काट कर क्या करते हैं, समतल बनाते हैं, उसको एक अलग शेप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप एक अलग चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्टकट में बता दिया है कि अंतर्जात बल क्या होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो होता है बल, जिसके कारण हमारे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, पर्वतों का निर्माण आता है, भ्रंश का निर्माण होता है, वलन होता है, तो इसके कारण होता है। ठीक है, ये सब चीज़ों का, ये सब जो आते हैं हमारे भूकंप, ये सारी चीज़ें किसके कारण होती हैं, एंडोजेनिक फोर्स के कारण। और जो बहिर्जात बल होते हैं, बहिर्जात बलों के कारण क्या होता है, बहिर्जात बलों के कारण क्या होता है, ये क्या करते हैं कि जो अंतर्जात बल के द्वारा जो भी स्थलाकृतियाँ हमारे धरातल पर बनाई जाती हैं, उनको काटने का काम करता है, उनको घिसने का, काटने का, अपना प्रभाव डाल के उसका शेप परिवर्तन कर देते हैं, है ना, ये काम होता है। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि पृथ्वी के धरातल पर और पृथ्वी के अंदर भी, आप पृथ्वी के अंदर भी आपने बहुत सारी आकृतियां पढ़ी होंगी, सिल, डाइक, ठीक है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे नाम होते हैं जो आपको पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर आपको अलग अलग शेप्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सबके पीछे इन सबके, इन आकृतियों के बनने के पीछे किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, अंतर्जात और बहिर्जात बलों की होती है। ठीक है, आगे पृथ्वी की विवर्तनी की हलचलों के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय नामक पुस्तक में आप पढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ पे आपको बताया कि आप इसके बारे में जो है, आप अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि, आगे बढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था इसी का हिस्सा थी। देखो, जैसे कि मैं आपको कहाँ बताऊँ, तो थोड़ा सा स्पेस देखते हैं, यहाँ पे बताते चलो। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। तो क्या बोला है कि पहले
स्टार्टिंग मैंने आपको पहले बताया भी था कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स आज हमें दिखते हैं ये पहले एक साथ थे, जो अब ये अलग अलग दिखते हैं ये सब एक साथ थे। जैसे कि हम इसको पेंजिया बोलते थे और इस वाले को पेंथलासा बोलते थे, वाटर वाला पार्ट होता था, ये आपस में जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पहले क्या था कि जो इंडियन प्लेट थी ना, जो जैसे कि आज हमारी ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, तो इसके दक्षिण में थी हमारी इंडियन प्लेट और साथ में क्या था ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ना, वो भी इसके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन समय के साथ जब हमारे टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स हुए तो इंडियन प्लेट थोड़ा उत्तर दिशा में खिसकने लगी, ठीक है, और हमारी जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो अलग होकर के कहाँ आ गई, यहाँ दक्षिण पूर्व में, यहाँ पे हम आज के टाइम पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझाया गया है। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। कि पहले क्या थी, पहले वो इधर नीचे थी, फिर धीरे धीरे करके वो मूवमेंट होने लगा, वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, ऊपर की तरफ आने लग गए, और आज के समय में हम उसकी वर्तमान स्थिति देखते हैं, ठीक है। और इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। देखो आज भी क्या है, हमारी जो इंडियन प्लेट है ना थोड़ी थोड़ी खिसक रही है। ऐसा नहीं होता है कि ये एक बार में एकदम खिसक जाती है नाव की तरह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत धीरे, बहुत साल लगते हैं, धीरे धीरे एक एक इंच जरा जरा सा खिसकती हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देखो, हम बोलते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की आपने हाइट पढ़ी होगी 8848 मीटर पढ़ी होगी अभी तक, है ना। लेकिन बीच में हमने उसको देखा कि उसकी जो हाइट है थोड़ी सी, उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। कितनी हो गई है, 8850 हो गई है ना। पहले 48 थी और उसके बाद कितनी हो गई, 50, तो यानी कि 2 सेंटीमीटर बड़ी है ना। तो मतलब इंडियन प्लेट जो है धीरे धीरे खिसक रही है। और इसी इंडियन प्लेट के कारण क्या हुआ था कि ये इंडियन प्लेट हमारी यूरेशियन प्लेट से टकराई। ये इंडियन प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट से जब टकराई तो क्या हुआ कि भारी प्लेट थी तो थोड़े से नीचे चली गई, और इसके कारण क्या हुआ, हमारा आज के समय में जो हम हिमालय देखते हैं, हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन है, ठीक है ना, और ये इसी का परिणाम है। तो हम आज देखते हैं ना, तो ये इंडियन प्लेट के खिसकने के कारण ही हुआ था, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। मतलब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आज के समय में हम जो भूवैज्ञानिक संरचना देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की, तो ये बहुत पहले से जो चल रहे अंतर्जनित और बहिर्जनित बल और जो प्लेट मूवमेंट्स होता है, तो उसके परिणाम हैं जो आज के समय में हम यहाँ पे फिजिकली देखते हैं। अपने भारत उपमहाद्वीप में जो भी चेंजेस देखते हैं ये सब इनका परिणाम है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर जगह आपको अलग अलग तरह की संरचना देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की शेल्स देखने को मिलती है। तो इसी भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह की भिन्नता के आधार पर हमारे भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। तो पहला तो आता है हमारा प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा आता है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा आता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। चलिए इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, जो प्रायद्वीपीय खंड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पेनिनसुलर ब्लॉक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो खंड है ना, ये भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भाग है, ठीक है, क्योंकि ये प्राचीन बहुत जो कठोर चट्टानों से बना है और अब बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। हालांकि कुछ अपवाद भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पश्चिमी भाग है जो हमारे इंडिया का, मतलब यहाँ पे जैसे कि हमारे ये इंडिया है तो इसका जो पश्चिमी भाग है यहाँ थोड़ा देखेंगे थोड़ा समुद्र में डूबा हुआ है, और कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स की वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, जैसे फॉल्ट वगैरह, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ, आप शॉर्टली कहूँ तो ये जो प्रायद्वीपीय खंड है वो क्या है, काफ़ी कठोर है, बहुत स्थिर हो चुका है, और इसमें आपको देखने को मिलता है दक्कन का पठार भी देखने को मिलता है। मैं आपको शो कर देती हूँ मैप के थ्रू, ठीक है, मैप से समझते हैं हम लोग। चलो देखो क्या है, एक मिनट, इसको क्या करते हैं हम, छोटा कर देते हैं, वेट, इसको भी हम यहाँ से भी समझते रहेंगे, ठीक है, या फिर इसको बड़ा दिखाते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि यहाँ पे, इससे समझो आप
कि प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा जो है कटी-फटी है। पहले हम ये देखते हैं प्रायद्वीपीय सीमा खंड जो है इसकी सीमा कैसी, उत्तरी सीमा कटी-फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई, देखो कच्छ यहाँ पड़ता है हमारा, ठीक है, ये देखो ये हमारा कच्छ वाला पड़ता है, कच्छ का रण आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे जो हमारी अरावली पड़ती है, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर यहाँ पे आपकी आती है राजमहल की पहाड़ियाँ, और गंगा डेल्टा तक ये जाती हैं, यहाँ तक जाती है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका कर्बी एंगलोंग। कर्बी एंगलोंग के ये भी एक पठार है जो कि वहाँ पे रहने वाली जनजातियों के नाम पर पड़ा है, और ये क्या है, ये मेघालय का जो पठार है ना उसी का विस्तृत रूप माना जाता है, ठीक है। मेघालय का पठार तथा पश्चिम, यानी कि यहाँ पे कर्बी एंगलोंग और जो यहाँ पे आपका मेघालय का पठार है यहाँ तक बोला है, और साथ में बोला है कि जो ये राजस्थान है ये सब क्या है, ये भी इसी खंड का ही क्या है विस्तार, यानी कि यहाँ से पूरा ये पूरा का पूरा क्या है आपको, ये पूरा का पूरा आपका क्या है प्रायद्वीपीय खंड है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ याद रखो, यहाँ पे देखो आपको डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलता है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलता है। ये सारे के सारे जो पठार आते हैं आपका जैसे यहाँ पे अरावली है, दक्षिण भारत की जितनी भी पहाड़ियाँ ये सब शामिल हैं। ये सब किसका पार्ट है, ये सब किसका पार्ट है, प्रायद्वीपीय खंड का ही पार्ट है, ठीक है। फिर आपसे और क्या बोला गया है यहाँ पे आगे कि पश्चिम बंगाल में मालदा ब्रंश, देखो पश्चिम बंगाल यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मालदा ब्रंश है ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित जो मेघालय व कर्बी एंगलोंग के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक मालदा ब्रंश है, एक मालदा फॉल्ट है, ठीक है। ब्रंश मतलब होता है फॉल्ट, कौन सा फॉल्ट है, मालदा भ्रंश है। ये क्या करता है कि यहाँ पे जो छोटा नागपुर के पठार है ना उसको यहाँ के मेघालय व कर्बी एंगलोंग के पठार से अलग करता है। कौन अलग करता है, ये मालदा भ्रंश अलग करता है, ठीक है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सादृश्य स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे रेगिस्तान में तो पूरा रेगिस्तान ही है, यहाँ पे पूरा डेजर्ट एरिया रेगिस्तान है ना, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है, आपको डेजर्ट देखने को मिलता है, वहाँ पे मरुस्थल में ही जो स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं अलग अलग प्रकार सी, तो उससे ढका हुआ है क्या, हमारा ये प्रायद्वीपीय खंड, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोली है कि जो प्रायद्वीपीय जो है, ये पूरा प्रायद्वीप जो है मुख्यतः किससे, नाइस यहाँ पे देखो दिया है, नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। देखो यहाँ कैम्ब्रियन कल्प का मतलब क्या है कि देखो हमने क्या किया है कि पूरा एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाई, उसका एक अलग ही टेबल है, ठीक है। तो उसमें ना आपको बताया गया है कि किस एरा में, किस पीरियड में कौन कौन से कल्प आते हैं और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए थे, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ था, कैसे जीव जंतु बने, कब डायनासॉर्स थे, कब समुद्र बना, कब हमारे ये रीढ़ की हड्डी वाले जैसे जीव जंतु का निर्माण हो। तो ये सबको कैटेगराइज करके उस टाइम स्केल के थ्रू बताया गया है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो कैम्ब्रियन कल्प है तो वहाँ तब से ही जो भूखंड है ना, कौन सा हमारा ये जो पूरा प्रायद्वीपीय खंड है ये क्या है, बिल्कुल कठोर है। अपवाद क्या है, यहाँ पे देखो दे भी रखा है कि अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट जो है यहाँ पे इसका वो क्या है, थोड़ा सा समुद्र में डूबा हुआ है, और कुछ हिस्से जो हैं वो विवर्तन की क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे जो ये वर्ड बोला है ना, विवर्तनिक की क्रियाओं से, तो आपने यहाँ पे देखा होगा नर्मदा ताप्ती नदी बहती है और क्या है कि भ्रंश एक तरह से वो, और यहाँ पे आपने देखा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो यानी कि वो एक ब्लॉक माउंटेन है, तो वो एक वो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, प्लेट विवर्तनी की क्रिया के कारण क्या हुआ था, उनका निर्माण हुआ था, लेकिन ज़्यादा कुछ उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ा है। ये पार्ट जो है हमारा पेनिनसुलर जो है खंड जो है, ब्लॉक जो है, ये पूरा अभी भी क्या है, स्थिर है। मतलब आपको यहाँ पे बताया गया है कि वैसे तो ये बिल्कुल स्थिर हो चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो पार्ट है, ये अपवाद स्वरूप ये जो पार्ट है ना, पश्चिमी पार्ट थोड़ा सा क्या है हमारा, ये समुद्र में डूबा हुआ है थोड़ा सा, और साथ ही यहाँ पे जो फॉल्ट का ये ब्लॉक माउंटेन बना था, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से क्या हुआ था, जो वो अंतर्जातीय आप कह सकते हैं एंडोजेनिक फोर्स के कारण क्या हुआ था कि यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे हमारी दो घाटियाँ बन गई थी, वैलीज बन गई थी, और एक बीच में ब्लॉक माउंटेन सतपुड़ा पर्वत जो है वो यहाँ पे है। तो वो कैसे बना था, एंडोजेनिक फोर्स के कारण, तभी आप देखते हैं इस घाटियों में नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो बहती है इन्हीं घाटियों में, ठीक है। मतलब आपको ये बताया गया है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसका इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस पार्ट पे, अभी भी क्या है, ये पार्ट क्या है, स्थिर है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाई दी कि नर्मदा
ताप्ती और महानदी की रिक्त घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत क्या हैं, इसके उदाहरण हैं। ठीक है, प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं, जैसे कि अरावली, नल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां आदि। ये सब क्या बताया है, अवशिष्ट पहाड़ियां। अब इनको देखो अवशिष्ट पहाड़ियां क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बस बची कुची हैं। स्टार्टिंग में जब बनी थी तो ये बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन आज के टाइम पीरियड इतना समय बीत चुका है, इतने करोड़ों साल बीत चुके हैं, तो अब क्या है, अब तो क्या है, बिल्कुल घिस के, वही एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण क्या है, ये बिल्कुल घिस के एकदम छोटी हो चुकी हैं। जैसे कि आप अरावली देख सकते हैं, वो अब इतना छोटा है कि आप चढ़ के भी जा सकते हो। समझ आ रहा है। जैसे कि आज का आप हिमालय है, वो इतना बड़ा जहाँ पे पहुँचना आसान नहीं है, इतना आप चढ़ नहीं सकते हो ऐसे। लेकिन आज के टाइम पे जो अरावली है, इसको हम बोलते हैं ना अवशिष्ट पहाड़ी है। तो अवशिष्ट मतलब क्या, बची कुची है, क्योंकि घिस के क्या हो गई, अब छोटी हो गई है। ठीक है, अच्छा चलो इन पहाड़ियों को हम इसमें देख लेते हैं। आपके पास अगर यहाँ पे देख लेते हैं, रुको मैप देखते हैं, यहाँ पे शायद नहीं दिखाया है आपको। इस मैप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इतना अच्छे से दिखेगा नहीं। इसमें जो भी पहाड़ियों के नाम बोले हैं इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे तो देखो आपको अरावली रेंज दिख जाएगी, यहाँ पे अरावली रेंज दिख जाएगी, यहाँ की तरफ आपकी महेंद्रगिरी दिख गई आपकी, है ना, और यहीं की तरफ अलग अलग बहुत सारी की अलग अलग पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इनमें तो नहीं दिखाया इनको, पर मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो पहाड़ियाँ ये सब यहाँ पे पड़ती हैं, जो अवशिष्ट के रूप में अब बची हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 नामक पुस्तक से आपने प्रवणता की गणना की विधि सीखी होगी। मतलब आपको बताया जा रहा है कि आपने अपने प्रैक्टिकल में देखा होगा कि जो प्रवणता होती है, प्रवणता मतलब जो ढाल होती है, उसकी गणना कैसे करते हैं, वो उसके बारे में आपने सीखा होगा। क्या आप हिमालय से निकलने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकती हैं? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं और जो प्रायद्वीपीय भाग से नदियाँ निकलती हैं, तो उनकी प्रवणता, उनकी जो ढाल है, जो उनका स्लोप है, उनको ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकती हैं। तो ये तो आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा निर्माण करती हैं। महानदी, गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। यानी कि आपको बताया गया है कि जैसे कि ये हमारा जैसे कि हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बंगाल की खाड़ी आपकी यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे जो नदियाँ गिरती हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आपको कौन कौन सी महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी बताइए जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा समझना है, याद कर लेना। और ये भी याद रखना कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी हमारी नदियाँ हैं जो बहती हैं। ठीक है, और जो अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय के बारे में, और जो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं को छोड़कर और जो पहाड़ियां हैं, पर्वतमालाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय खंड तो कैसा है, कठोर है, स्थिर हो गया है, लेकिन इसके अलावा, इसके विपरीत, इसके अपोजिट में जो हिमालय हैं और जो इन पर्वतमालाओं को, यानी कि प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं को छोड़ करके बाकी जो भी हमारी पर्वतमालाएं हैं, ठीक है, वो सब क्या हैं, कैसी हैं, दुर्बल हैं, लचीली हैं, फ्लैक्सीबल हैं, सॉफ्ट हैं। और ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक तथा अंतर्जनिक बलों की अंतःक्रियाओं से प्रभावित हैं। तो अभी भी क्या होता है, उसमें उनका इरोजन हो रहा है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश, यानी कि वलन मतलब होता है फोल्ड होता है। ठीक है, ऐसे करके फोल्ड होना। भ्रंश मतलब क्या होता है, जैसे दरार पड़ जाना, फॉल्ट हो जाना, शेप थ्रस्ट बनते हैं। ठीक है, इन पर्वतों की उत्पत्ति जो होती है वो विवर्तनिकी हलचलों से जुड़ी है। यानी कि जो ये पर्वत बने हैं ये टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स के थ्रू बने हैं। जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स होता है हमारे धरातल के अंतर्गत ना, तो उसी के कारण इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है, क्योंकि इनका स्लोप बहुत फास्ट है। अभी भी हम क्या बोलते हैं, जैसे हम हिमालय का भी बोलते हैं, तो अभी अपनी कैसी यंग एज में है। वहाँ देखते हो कितना ऊंचा है और उसका स्लोप भी बहुत तेज है, बहुत तेजी से नदियां बहती हैं। तो वो कैसी अवस्था में, युवा अवस्था में है। और वहाँ पे क्या नदियां खूब तेजी से बहती हैं, तो क्या करती, चट्टानों का कटाव भी करते हुए आती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे गॉर्ज का, वी आकार की घाटियां, शिप्रिकाएं, जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। ठीक है,
फिर हम देखते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, भारत का तीसरा भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है। देखो, भू अभिनति गर्त, इस भू अभिनति गर्त का मतलब क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। क्या है कि कोई पार्ट जो बिल्कुल ढसा हुआ है, पृथ्वी का जो ढसा हुआ पार्ट है ना, इसको बोलते हैं भू अभिनति। देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ पे आज के टाइम पे हमारा हिमालय पर्वत है, वहाँ पे पहले क्या था, वहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था। कहते हैं कि पहले जैसे कि हमारा नीचे का है, ये ऊपर की यूरेशियन प्लेट वाला है हिस्सा, और यहाँ पे मान लीजिए इंडियन प्लेट है, ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, यहाँ पे जो खाली पार्ट था ना, यहाँ पे ये टेथिस सागर हुआ करता था। लेकिन जब क्या हुआ कि जब ये आपस में, इसमें क्या मतलब, यहाँ पे क्या था ना कि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ सब आती थी और इसमें गिरती थी, अपने साथ जो भी अवसाद लाती थी वो यहाँ पे जमा करती रहती थी। अब एक समय क्या होता है कि ये इन प्लेट्स का भी मूवमेंट चल रहा था, ये आपस में फोल्ड हुए, ये अवसाद जमा होते गए, फोल्ड होते गए, और एक समय ऐसा है कि आज के टाइम पे हम ये हिमालय देखते हैं वहाँ पे, है ना। तो भू अभिनति मतलब होता है जियोसिंक्लाइन। अब देखो क्या हुआ ना कि जब ये पर्वत बनने लगा तो थोड़ा सा गड्ढा भी होने लगा, वहाँ का जो पार्ट था ना, वहाँ की चट्टान खिसक के तो इधर आ गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे खाली हो गया, वो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। तो अब क्या हुआ कि जब ये हिमालय पर्वत बना हमारा, तो यहाँ से जो बहने वाली जो नदियाँ थी ना, ये नदियाँ क्या करने लगी, इस जियोसिंक्लाइन में, इस खाली वाले पार्ट में क्या हुआ, नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती गई और यहाँ पे बढ़ती गई। ठीक है, तो ये बहुत गहरा है, लगभग 1000 से 2000 मीटर की गहराई में आपको देखने को मिलता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। मूलतः जो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना कि सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का नदियों का मैदान है, तो जो ये मैदान है ना, ये एक भू अभिनति गर्त है। मेन क्या है, ये एक भू अभिनति गर्त है, जियोसिंक्लाइन है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यानी कि जब हिमालय पर्वत बन रहा था तो उस निर्माण के समय ही, जब तीसरा चरण चल रहा था उसके निर्माण का, तो उस समय पे इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तब से इसे हिमालय और जो प्रायद्वीप से निकलने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, जो हिमालय से और प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुलर पार्ट से निकलने वाली जो नदियां हैं, वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो उसको उस पर वहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे डिपॉजिट कर ही रही है। देखो, इसको हम और अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ समझाती हूँ मैं आपको। कलर थोड़ा सा ब्राउन ले लेते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे अब आ गया हमारा हिमालय माउंटेन, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये पार्ट थोड़ा खाली हो गया, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ चट्टान थी वो तो ऊपर चली गई, है ना, उससे हमारे हिमालय का निर्माण हो गया। और ये आ गया हमारा प्रायद्वीपीय खंड, ये पेनिनसुलर वाला पार्ट आ गया। तो अब क्या हुआ कि अब जो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ थी, यहाँ से जब पूरी नदियाँ आ रही थी, तो वो यहाँ पे आके क्या करने लगी, सेडिमेंट्स अपनी डिपॉजिट करने लगी। और यहाँ से भी जो नदियाँ ऊपर की तरफ बहती थी, तो वो भी क्या करती है, अपने साथ अवसाद लाती हैं, और यहाँ पे क्या करने लगी, वो फिर उनको जमा करने लगी। यहाँ पे सेडिमेंट्स क्या हो गए, कलेक्ट होते गए, और ये अभी तक होते हैं। तो धीरे धीरे करके जो इतना धस गया था, ये पहाड़ जो ये जब नीचे धस गया था, अब क्या हो गया, ये पूरा फिल होने लगा। और आज के समय पर आप देखते हो पूरा जलोढ़ मैदान, हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, और ये बहुत ही उपजाऊ होती है ना। तो आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये पूरा जो ये मैदान है ना, ये किससे बन गया है, ये पहले एक जियोसिंक्लाइन बन गया था, भू अभिनति गर्त बन गया था, और आज के समय पे देखो आप, ये पूरा मैदान बन गया है, जो कि बहुत ही उपजाऊ है। तो ये कैसे बना, ये बना कि जो हमारी सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा नदी जो हमारे नॉर्थ इधर हिमालय से निकल के जो यहाँ पे बह रही थी, ठीक है, उनके थ्रू, और यहाँ प्रायद्वीपीय पार्ट से जो नदियाँ ऊपर की तरफ आ रही थी, वो अपने साथ जो भी अवसाद लाती गई, यहाँ जमा करती गई, तब इस मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है, 1000 से 2000 मीटर है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि लगभग उसकी जो गहराई है कितनी है, औसत एक एवरेज आपको डेप्थ बताई गई है 1000 से 2000 मीटर है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। आप देख सकते हैं कि जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग संरचना देखने को मिलती है, भूवैज्ञानिक संरचना, उनमें अंतर देखने को मिलता है। इसके कारण दूसरे पक्ष जैसे कि धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं ऊंचावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। ठीक है,
अब चलिए अब हम आ जाते हैं भू आकृति पे। भू आकृति, ठीक है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। भू आकृति, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजियोग्राफी। क्या बोलते हैं? अब हम देखेंगे कि हमारे जो हम इंडिया के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, है ना, हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इंडिया में देखेंगे कि कौन कौन से हमें भू आकृतियाँ अलग अलग तरह की देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको कल जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारी आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो कितना अलग अलग तरह से विभाजित है। कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं कोस्टल एरियाज़ हैं, तटीय मैदान है, कहीं पे डेजर्ट है ना। और वहाँ की जो भू आकृतियाँ हैं, वहाँ की जो संरचना है वो सब भी क्या है, अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। यानी कि जो भी हम भू आकृति, जो भी आकृति हम देखते हैं अपने सामने में आज के समय पे, तो वो किसका परिणाम है कि पहले कोई वो संरचना अंदर से कैसी रही होगी, फिर वो प्रोसेस हुई, किसी चीज़ का निर्माण हुआ, अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, तब जाकर के आज हम उसका वास्तविक रूप देख पा रहे हैं। तो जो हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम होता है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखंड हैं। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटाफटा पठार है जहां अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार। देखो यहाँ पे जो वर्ड आया है ये कगार, कगार का मतलब क्या होता है ना कि कोई उठा हुआ पार्ट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, बस जैसे बिल्कुल लैंड पार्ट से लगा हुआ होता है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती इसकी। ठीक है, इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। देखो मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। अब इसको हम थोड़ा सा मैप से भी समझ लेते हैं। ठीक है, ओके, मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ तब हम समझेंगे। अब देखो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि देखो यहाँ पे देखो ये पूरा क्या है, हमारा पर्वत श्रेणी है ना। देख रहे हो ये पूरी पर्वत श्रेणी जा रही है हमारे भारत में। तो ये तो कैसा हो गया, पर्वतीय भाग हो गया। फिर यहाँ वाला जो पार्ट आ गया आपका, ये पूरा कैसा हो गया, मैदानी भाग आ गया, है ना। ये आ गया आपका डेजर्ट एरिया आ गया। ठीक है, फिर ये आपका पूरा पेनिनसुलर आ गया। यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा कोस्टल एरियाज आ गया। ये पूरा क्या है, समुद्र के किनारे वाला पार्ट क्या है, कोस्टल एरियाज आ गए, है ना। फिर आपके ये अंडमान निकोबार द्वीप आ गए। तो ये क्या है, ये अलग अलग रूप से इसकी भूवैज्ञानिक संरचना है, भू आकृतियाँ अलग अलग प्रकार की हैं। तो इस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत, देखो यहाँ पे पूरा आपको बना भी रखा है, देखो यहाँ पे मैप दे भी रखा है आप लोगों को कि उत्तर भारत में हिमालय पर्वत तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। यानी कि ये देखो ये पूरा उत्तरी पर्वत और साथ ही क्या है, ये पूरी उत्तर पूर्वी जो पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती है ना, ये अलग अलग पटकाई बूम, नागा श्रेणी, ठीक है, मिजो श्रेणी, ये अलग अलग क्या है, ये सब क्या इसमें शामिल हैं। ठीक है, हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें वृहद हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय प्रमुख श्रेणियां हैं। आपने पढ़ा ही होगा, जैसे कि एक आती है हमारी ट्रांस हिमालय भी आपने पढ़ा होगा, एक ट्रांस हिमालय आता है। ठीक है, फिर ग्रेटर हिमालय आता है, फिर मिडिल हिमालय आता है और फिर शिवालिक श्रेणी आती है, ये बताया गया आपको, है ना। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। देखो यहाँ से उत्तर से शुरू हो रही हैं, यहाँ उत्तर से शुरू हो रही है और फिर यहाँ आते 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 ये देखो यहाँ पे क्या दक्षिण पूर्व में चली गई, है ना। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ये बताया गया कि ऐसी ये फैली हुई हैं। इसको रुको, मैं क्या करती हूँ, साइड में मैं अपना नोट्स भी खोल लेती हूँ ताकि हम यहाँ पढ़ते भी रहेंगे, साइड में इसको डिफाइन भी करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे है बीच, यहाँ पे देखो आप क्या बोल रहे हैं, वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। देखो यहाँ से शुरू हो रही हैं, यहाँ उत्तर पश्चिम से शुरू हो रही हैं और यहाँ पे कहाँ जा रही हैं, पूरा दक्षिण पूर्व की ओर जा रही हैं, है ना।
दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। मतलब यहाँ से आते आते उत्तर पूर्व से पश्चिम जा रही हो, यहाँ आती है दक्षिण पश्चिम की तरफ, थोड़ा ऐसे की तरफ मुड़ जाती है, ऐसे करके थोड़ी मुड़ जाती है, यहाँ पे ये बताया जाता है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। आप देखो यहाँ से तो ये नीचे की तरफ आई अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे आपका कौन कौन सा मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर आता है ना, तो यहाँ पे उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। यहाँ पे क्या बताया गया आपको, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो आपका वृहद हिमालय है, ठीक है, जिसे कि हम केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर है, और चौड़ाई कितनी है 160 से 400 किलोमीटर है। लंबाई मतलब ऐसे करके जो फैला हुआ है, और चौड़ाई मतलब कितना चौड़ा है, तो लंबाई आपको बताई गई है 2500 किलोमीटर बताई गई है, और चौड़ाई में अगर हम बात करते हैं तो 160 से 400 किलोमीटर बताई गई है। ठीक है, जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है, जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा चाइना तिब्बत इधर की तरफ पड़ जाता है, ऐसे यहाँ पे अफगानिस्तान पड़ जाता है ना। तो यहाँ पे जितने भी एशिया, जो ऊपर की एशिया कंट्रीज हैं, उससे क्या करता है, एक तरह से ये बाउंड्री का काम करता है, ये उनसे अलग करता है हमको। ठीक है, क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? ये तो बहुत ही ईजी है, आपने पढ़ा भी है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, यहाँ पे हमारा नेपाल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेपाल आ जाता है, यहाँ पे हमारा बांग्लादेश आ जाता है, यहाँ हमारा भूटान आ जाता है, यहाँ पे हमारा म्यांमार आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये हमारी भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। ठीक है, फिर आगे आता है कि हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? चलो इसको हम ऐसे समझते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, एक मिनट, तो देखो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखो जब यहाँ से ये हिमालय हमारा जो ये हिमालय है, ये किस तरह से, एक तो पहली बात तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है, ये हमें जैसे चाइना है जो सबसे हमें क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी चीज़ क्या करता है, जो साइबेरियन, यहाँ से चलने वाली जो साइबेरियन ठंडी हवा होती है ना, उनसे हमें बचाता है हिमालय। ठीक है, फिर क्या होता है, जब हमारा मानसून में आता है, तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं खूब तेज़ी से, तो इससे टकरा कर के यहाँ क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जितना भी हमारा मैदानी पार्ट होता है काफ़ी उपजाऊ हो जाता है, अच्छा होता है कृषि के लिए। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया, पूछा गया आपसे कि क्या आप इसका प्रभाव देख सकते हैं, तो बिल्कुल ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ये हमें उत्तर से आने वाली जो ठंडी साइबेरियन हवा होती है उससे बचाता है, मानसूनी हवाओं को रोकता है, यहाँ बारिश करने का काम करता है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये हमारा योगदान देता है, मतलब हमारी सुरक्षा करता है, हम पे प्रभाव डालता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तरी भारत के मैदान की। अब पर्वतीय भाग के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं उत्तरी भारत के मैदान के बारे में। तो उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो वो पूरा पार्ट है, जो पहले जियो सिंक्लाइन था और आज के समय पे क्या है, जो हमारी ये तीनों नदियाँ हैं, इनके द्वारा लाए गए अवसाद से वो पूरा क्या है, जलोढ़ निक्षेप से, मतलब पूरा क्या हो गया, निक्षेप इन्होंने डिपॉजिट किया अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स ला करके, और वहाँ पे पूरा मैदान बना दिया है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर है। देखो जैसे कि ये हमारा इंडिया है, तो जो ये मैदानी पार्ट है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पूर्व से पश्चिम को, चाहे पश्चिम से पूर्व, तो इसकी जो चौड़ाई है लगभग कितनी है, 3200 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी औसत चौड़ाई, और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितना है, लगभग 150 से 300 किलोमीटर ये क्या है, इसकी ब्रेथ है। ठीक है, जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई, और गहराई जो है कितनी बताई गई है, 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि सबसे पहले देखो आता है भाबर क्षेत्र, फिर आता है तराई, और फिर आता है जलोढ़ मैदान। देखो जैसे कि ये हमारा आता है माउंटेन, रुको एक में कलर लिख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा पर्वत है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, हमारी जब नदियाँ बह के आती हैं तो पहले क्या करती है, मोटे मोटे जो भी
अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है ना, तो उसको वो यहाँ पे कलेक्ट कर देती है, यहाँ पे कलेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पत्थर आपको देखने को मिलते हैं ऐसे। तो ये क्या ऐसा हो जाता है हमारा भाबर क्षेत्र। और यहाँ पे क्या होता है, नदियों का कोई एक मतलब एक स्पेसिफिक वो नहीं होता है तरीका, वो नहीं होता है कि वो इसी जगह से जाएंगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। यहाँ पे कई बार यहाँ से गायब भी हो जाती हैं वो, ठीक है। फिर आगे वाला जो पार्ट आता है ना, उसे बोलते हैं तराई क्षेत्र। ये तो हो गया भाबर क्षेत्र। फिर आता है कि अगला पार्ट आता है तराई क्षेत्र, और उसके बाद आता है जलोढ़ मैदान। इस जलोढ़ मैदान को भी हम बांगर और खादर में डिवाइड कर देते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। देखो, भाबर जो होता है वो 8 से 10 किलोमीटर पतली पट्टी है, ठीक है, जो कि शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये हमारा शिवालय पर्वत है, शिवालय माउंटेन रेंज है, क्योंकि उससे ऊपर तो क्या आता है ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय आता है, फिर आता है शिवालिक। तो उसके बिल्कुल उसी के समानांतर पे फैला हुआ है क्या है, भाबर वाला क्षेत्र, बिल्कुल उसके गिरिपाद मतलब उसके नीचे, ठीक है, उसके पास ही बिल्कुल नीचे की तरफ। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर क्या करती हैं, भारी जलभार जैसे बड़े बड़े शैल गुलाश में जमा कर देती हैं, और कभी कभी इसी में क्या होती है, वो लुप्त भी हो जाती है, ठीक है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में जो लुप्त नदियां, यानी कि जो नदियां कई बार लुप्त हो जाती हैं भाबर वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो कई बार नदियां लुप्त हो जाती हैं, तो वो इस तराई वाले पार्ट में क्या होती हैं, निकलकर प्रकट होती हैं। और इनकी क्या नहीं होती है, निश्चित वाहिकाएं। हाँ, मैं ये वर्ड सोच रही थी, क्या बोलते हैं, वाहिकाएं। मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल इनका एक एरिया बना तो ये यहीं से बहेंगी, तो कुछ निश्चित अभी नहीं होता है, ठीक है। ये क्षेत्र अनूप बन जाता है, जैसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है, यानी कि जो तराई वाला जो पार्ट होता है ना, ये किससे, ये वाला पार्ट हमेशा वनस्पति से, प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है, और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर होता है। फिर तराई से दक्षिण में मैदान है, फिर तराई से दक्षिण में मैदान आते हैं, जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे कि बालू, रोदिका, विसर्ब, गोकुर, झीलें और गुम्फित नदियां पाई जाती है। देखो, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब नदियां खूब तेजी से यहाँ पे उतरती हैं, यहाँ से उतरती हैं पहाड़ों से, तो उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है, युवावस्था होती है उनकी। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, नीचे के आते हुए उनका स्लोप थोड़ा कम हो जाता है, और वो जो भारी भारी पदार्थ होते हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट कर देती हैं। फिर जब वो आगे आती हैं तो उनकी जो एज होती है थोड़ी सी एडल्ट एज हो जाती है, किसकी, रिवर की, ठीक है, ये आप कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी स्पीड भी जो एक तो कम हो जाती है, पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अब उसमें इतनी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है कि वो बहुत सारा सेडिमेंट साथ में लेके चल सकें। तो इस वजह से क्या होता है, वो वहीं पे क्या करती हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स को कलेक्ट कर देती हैं, और कई बार क्या करती हैं वो अब इरोजन करके भी क्या करती है, अलग अलग प्रकार के, जैसे गोकुर झील जैसे, विसर्प जैसे, ऐसे करके घूमती हैं, ऐसे करके मुड़ मुड़ के यहाँ पे क्या करती हैं, ये चलती हैं। तो कई बार क्या होता है, ऑक्सबो लेक भी बन जाती है, इसी कटाव के कारण क्या होता है, कई बार ऑक्सबो लेक भी बन जाती है। तो ऐसे अलग अलग तरह की चीज़ों का भी निर्माण करती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब क्या होता है कि इस मैदान में नदी, जो तराई से दक्षिण में जो मैदान होता है, तो यहाँ पे प्रौढ़ावस्था आ जाती है, किसकी, नदी की आ जाती है, और उससे बनने वाली जो अपर्दन और निक्षेपण स्थलाकृतियां बनती है। अपर्दन मतलब कटाव करके भी स्थलाकृति, ये अलग अलग शेप्स बनाती हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, और निक्षेपण करना, डिपॉजिट करके भी बनाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ पता ही रखा है कि बालू, रोदिका, विसर्प, गोकुर, झीलें और गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। इनके बारे में ना आप एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आपको पूरा नदियों से बनने वाले जो भी अलग अलग तरह की स्थलाकृतियां होती हैं उसके बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि इस तराई क्षेत्र से आगे मैदानी भाग में यहाँ पे क्या करती है, नदी की प्रौढ़ावस्था हो जाती है, और यहाँ पे वो अपर्दन और निक्षेपण स्थलाकृतियों का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। फिर आता है कि ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोदिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र घाटी है उसका जो मैदान देखा जाता है, तो वहाँ पे वो नदी द्वीप बनाती है, नदी के बीच में जैसे द्वीप बना दिया, और बालू रोदिकाओं की उपस्थिति ज़्यादा होती है वहाँ पे, इसलिए वो ज़्यादा जाना जाता है। इसलिए यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है, और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएँ बनाती है। देखो यहाँ पे जो वर्ड आया ना, गुम्फित वाहिकाएँ,
गुम्फित वाहिकाएं मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि नदी अभी इसी डायरेक्शन पे घूम ऐसे फ्लो कर रही थी, ठीक है, अचानक से नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट था कुछ समय बाद ही क्या हुआ, अलग अलग सेडिमेंट से ढक गया, है ना। तो नदी अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती है। गुम्फित मतलब कि जो पहले उसका रास्ता हुआ करता था जाने का, अब वहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स आ गए जिससे वो रास्ता बंद हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे कि सुंदरवन डेल्टा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र के तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है, 50 से 100 मीटर होती है। हरियाणा और दिल्ली राज्य जो है वो सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या पड़ता है हमारा, जैसे कि हमारा इंडिया का है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सिंधु नदी है और गंगा नदी के बीच में कौन कौन सा यहाँ पे बता रहे हैं आपको, हाँ, हरियाणा और दिल्ली राज्य जो है सिंधु और गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे ये हमारी यहाँ से सिंधु नदी वैसे करके बहती है ना, तो यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे हमारी गंगा नदी बहती है और यहाँ पे हमारे ये हरियाणा और दिल्ली पड़ता है। तो इसलिए बोला है कि इस तरह से सिंधु नदी को और ये गंगा नदी को, ये जल विभाजक का कार्य कौन करता है, इनको डिवाइड कौन कर देता है, ये हरियाणा और दिल्ली, मतलब इनके बीच में पड़ जाता है, जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बताया गया है, रुको मैं इसको मैं आपको समझाती हूँ कि ये देखो, जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है ना, ये ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे आती है उत्तर पश्चिम की तरफ, बहते बहते एकदम से क्या होता है, दक्षिण में 90 डिग्री के एंगल पे ये ऐसे मुड़ जाती है यहाँ की डायरेक्शन में। यहाँ पे ये आपको समझाया गया है, ठीक है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है, अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा मैदानी भाग की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना इनफ है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी और हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल को पढ़ेंगे, आज के लिए इतना इनफ है। लेकिन अच्छे से पढ़ना, एक एक लाइन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और साथ में एटलस की बुक देख के पढ़ते रहना, समझते रहना, तो बहुत ईजिली आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।